जय हिंद स्टूडेंट्स। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है भाई राधा कृष्णन इंस्टीट्यूट की बायोलॉजी की क्लास में। देखिए भाई, हमारा लेसन नंबर 6 चल रहा था। पीडीएफ जो मैंने भेजी हुई है उसमें पेज नंबर 4 है, उसमें देख सकते हैं आप सब। तो उसमें हमारा जो चल रहा था, हमारी जो बातचीत चल रही थी वो चल रही थी वंशागति के आणविक आधार लेसन से। हम क्या चीज़ सीख रहे थे? हम सीख रहे थे कि भाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है ये कैसे पता चला? मतलब ये बताना है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। किस तथ्य पे होता है, ये किस वजह से होता है? तो इसके बारे में हमने आपको ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग पढ़ाया था। ग्रिफिथ जो थे वैज्ञानिक थे, ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग जिसने क्या किया था, ग्रिफिथ ने उग्र और अनुग्र बैक्टीरिया लिए थे। कौन कौन से भाई? उग्र और अनुग्र। एक तो ऐसे होते हैं जो अपना प्रभाव दिखाते हैं और दूसरे ऐसे होते हैं जो अपना प्रभाव नहीं दिखाते। ठीक है भाई। तो चूहों पर प्रयोग किया था। किस पर किया था भाई? चूहों पर प्रयोग किया था ग्रिफिथ ने। तो इसलिए चूहा प्रयोग भी बोलते हैं इसको, ग्रिफिथ के चूहे वाला प्रयोग ग्रिफिथ वैज्ञानिक ने किया था। तो यहाँ ग्रिफिथ ने एक बात बताई कि भाई एक बैक्टीरिया भी लिया था यहाँ, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ये उन्होंने लिए थे भाई। ठीक है। तो उन्होंने दो तरह के बैक्टीरिया लिए थे, एक तो उग्र लिए थे, एक अनुग्र लिए थे। उग्र डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं भाई, चूहों में यदि इन्हें प्रवेश कराते हैं तो चूहे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और अनुग्र को यदि प्रवेश कराते हैं तो चूहे मरते नहीं हैं। तो उन्होंने ये तो बता दें कि भाई ये निष्क्रिय हैं, अनुग्र हैं, इसलिए कोई रोग नहीं फैलाते हैं, इसलिए चूहे मरते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो उग्र बैक्टीरिया है इनको मार दिया। 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे क्या किया, गर्म किया। गर्म करने के बाद ये उग्र बैक्टीरिया अनुग्र में बदल गई। किसमें भाई? अनुग्र में। ठीक है, यानी इनको निष्क्रिय कर दिया। आपको पता है जब ये बैक्टीरिया 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दिए जाएंगे तो बैक्टीरिया तो नष्ट हो जाएंगे। फिर उन्होंने अनुग्र बैक्टीरिया ये जो थे इनका जो मिश्रण बना इसको बोला सार। सार मतलब उसका मिश्रण, मरे हुए बैक्टीरिया का मिश्रण। ठीक है। उन्होंने क्या किया, ये जो मरे हुए बैक्टीरिया का मिश्रण था यानी सार था, उसे अनुग्र जो जीवित बैक्टीरिया थे पर अनुग्र थे इनके साथ मिला दिया। ठीक है भाई। जब इन दोनों को मिक्स कर दिया उसने, ये मरे हुए ये जीवित, तो उसने क्या किया, इन्हें चूहों के अंदर प्रवेश कराया। तो चूहे क्या हुआ भाई, चूहे फिर से मर गए। तो उन्होंने इसका कारण का पता लगाया था। तो उन्होंने क्या बताया कि भाई सार के अंदर एक ऐसा पदार्थ है जो अनुग्र बैक्टीरिया को उग्र कर देता है। क्या कर देता है? उग्र कर देता है। ऐसा क्या है इसके अंदर? तो उन्होंने कहा था कि जो भी वहाँ पहुँचता है इसके अंदर वो ही आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है। क्योंकि आनुवंशिक पदार्थ मैंने आपको वहाँ बताया था कि कभी भी मरता नहीं है। जीव नष्ट हो जाता है किंतु उसका आनुवंशिक पदार्थ कभी भी नहीं मरता है। ठीक है भाई। तो इसका आनुवंशिक पदार्थ तो जीवित था, उसने इसके आनुवंशिक पदार्थ के साथ में क्या किया भाई, गुणन किया। गुणन करने के पश्चात इसके साथ जब मिश्रण होगा तो दोनों गुण विद्यमान हो गए। तो अनुग्र क्या हो गया, उग्र हो गया, जिस कारण चूहे क्या हो गए थे, मर गए थे। ठीक है भाई। तो ये इतनी सी बात तो हमने आपको बता दी थी ग्रिफिथ के रूपांतरण प्रयोग में। आज हम आपको जो बताने वाले हैं इससे आगे की कहानी कि भाई इस सार के अंदर ऐसा क्या है जो इसके अंदर पहुंचा, जो इसके अंदर गया। ठीक है भाई। तो उसको बताया किसने भाई? एवेरी, मैकलियोड और मैककार्टी। ठीक है भाई। ये ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने डीएनए के बारे में प्रमाण दिया कि डीएनए ही वो पदार्थ है जिसकी वजह से ये चूहे नष्ट हुए या मरे। ठीक है भाई। तो उन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। 3 पेट्री डिश ली कांच की। अब आपको मैं एक बात बता दूँ, ये 3 तो पेट्री डिश ली, इनका इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई। अब देखो इस सार के अंदर क्या होता है। सार के अंदर मैं आपको बताता हूँ, ये जो सार है इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है प्रोटीन,
ठीक है भाई। दूसरा होता है डीएनए और तीसरा था कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये जो सार डीएनए को मार करके नष्ट किया था, इसके अंदर ये तीन चीज़ें होती हैं, एक तो प्रोटीन होता है, डीएनए होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। उसने क्या किया भाई, जो पोषक माध्यम था उस पोषक माध्यम में जीवाणुओं के एक में प्रोटीन ले ली, एक में डीएनए ले लिया और एक में कार्बोहाइड्रेट ले लिया। ठीक है, ये तीनों चीज़ें ले ली अलग अलग। तो तीनों चीज़ों को लेने के बाद में क्या था भाई, उसने जीवाणुओं का इन तीनों का जीवाणुओं के साथ में मिश्रण कराया। ठीक है भाई, जो अनुग्र जीवाणु थे वो इसमें भी डाले, इसमें भी डाले, इसमें भी डाले। तो कुछ समय बाद क्या देखा कि अनुग्र बैक्टीरिया से उग्र बैक्टीरिया में कौन सा बदला। तो उन्होंने ये पाया कि ये जो जिसमें डीएनए था ये वाला अनुग्र होने के बाद भी उग्र में बदल गया। किसमें बदल गया भाई, उग्र में, यानी ये उग्र बैक्टीरिया का रूप धारण कर लेता है, यानी रूपांतरण होता है इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो यहाँ से सार से यानी इसे अनुग्र को उग्र में किसने बदला था, इस डीएनए ने बदला था। तो ये प्रयोग यहाँ पे मैक्लियोड मैककार्टी ने इसने दिया था। ठीक है भाई, तब पता चला कि डीएनए ही वो मटेरियल होता है जो स्थानांतरित होता है और रूपांतरण कर देता है किसी भी जीव के आनुवंशिक पदार्थ में, बदलाव कर देता है। तो देखिए भाई, आगे हम स्टार्ट करते हैं नोट्स के अकॉर्डिंग। आपका पीडीएफ पेज नंबर है 4, ठीक है, इस लेसन का। उसमें आप सभी देखेंगे एवेरी, मैक्लियोड और मैककार्टी का प्रयोग। एवेरी, मैक्लियोड और मैककार्टी सन 1944 यानी 1944 नामक 3 वैज्ञानिकों ने उस रासायनिक पदार्थ को पृथक किया, यानी वो वाला रासायनिक पदार्थ निकाला जो अनुग्र बैक्टीरिया को उग्र बैक्टीरिया में बदल देता है, यानी डीएनए को निकाला उन्होंने। ठीक है भाई, यह पदार्थ डीएनए था। कुछ पेट्री डिश में सूक्ष्म जैविकी संवर्धन माध्यम में, क्योंकि सूक्ष्म जैविकी संवर्धन माध्यम होता है जिसमें सूक्ष्म जीवों का संवर्धन यानी उनको तैयार किया जाता है सूक्ष्म जीवों को। तो सूक्ष्म जैविकी संवर्धन माध्यम में डिप्लोकोकस न्यूमोनी के अनुग्र बैक्टीरिया का संवर्धन तैयार किया, यानी उनमें बदलाव किया उन्होंने। अनुग्र बैक्टीरिया लिए उसमें और उनमें तीनों पेट्री डिश में थोड़े थोड़े मात्रा में अनुग्र बैक्टीरिया डाले और संवर्धन माध्यम बनाया उसका। तो इस प्रकार के उग्र जीवाणुओं के सार को प्रोटीन, डीएनए और कार्बोहाइड्रेट के वर्गों में अलग अलग किया। ठीक है भाई, इनमें से प्रत्येक को जीवित 8 प्रकार की बैक्टीरियल कोशिका के माध्यम में अलग अलग मिला दिया। जैसे मैंने अभी बताया था पेट्री डिश में अलग अलग मिला दिया भाई। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा, कुछ समय पश्चात उन्होंने क्या देखा कि जिस पोषक माध्यम में डीएनए मिलाया गया था, क्या मिलाया गया था, डीएनए, यानी जिस पेट्री डिश में डीएनए मिलाया था केवल उसी में 8 प्रकार के बैक्टीरिया एस प्रकार के बैक्टीरिया में बदल गए, यानी अनुग्र प्रकार के बैक्टीरिया उग्र प्रकार के बैक्टीरिया में बदल गए, घातक जीवाणुओं में बदल गए, किंतु बाकी दोनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो यानी इस प्रकार के डीएनए एक्सट्रैक्ट को 2 भागों में बांटा गया। एक भाग में राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम और दूसरे में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम मिलाया। ये एंजाइम क्रम से डीएनए का विघटन करते हैं, यानी डीएनए को क्या कर देते हैं भाई, अलग कर देते हैं। जब इस प्रकार के डीएनए तथा राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम को 8 प्रकार के अनुग्र बैक्टीरिया के पोषक माध्यम में मिलाया तो एस तथा आर दोनों प्रकार की बैक्टीरियल कोशिका बनी। इसलिए बनी क्योंकि उग्र और अनुग्र दोनों प्रकार के क्या हुए भाई, जब दोनों के आनुवंशिक पदार्थ मिल जाते हैं तो क्या होता है भाई, दोनों प्रकार की बैक्टीरियल कोशिका बनेंगी, उग्र और अनु। किंतु जब इस प्रकार के डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम के साथ मिलाया और फिर इसको 8 प्रकार की अनुग्र बैक्टीरियल कोशिका के माध्यम में मिलाया तो केवल 8 प्रकार की कोशिकाएं ही बनती है। यानी कहने का मतलब ये है कि केवल और केवल क्या होता है भाई, जो अनुग्र बैक्टीरिया है उनको उग्र बैक्टीरिया में बदलने का कार्य केवल किसने किया भाई, सार में उपस्थित डीएनए ने किया। ठीक है, ये बात समझ में आई आपकी। तो आगे चलते हैं भाई। देखिए अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना के बारे में आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे। तो अभी तक आपने भाई किसके बारे में पढ़ा, अभी तक हम सब ने सिर्फ ये जानकारी प्राप्त की
कि डीएनए का पता कैसे चला कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक है भाई। अब जो हम आगे नया टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में कि डीएनए है क्या। ठीक है, डीएनए बना क्या का होता है, तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है भाई। तो डीएनए पूरा नाम होता है इसका भाई डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है भाई। ठीक है, यानी डीएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए क्या हुआ, एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है भाई। न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मीसर ने की थी। फ्रेडरिक मीसर ने इसकी खोज की थी भाई। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यानी डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको नोट्स में से पढ़ा रहा हूँ जो मैंने आपको सेंड की थी, तो उसमें देखेंगे सभी। देखिए भाई, डीएनए अणु की रासायनिक संरचना, यानी डीएनए अणु किन किन रसायनों से मिलकर के बना हुआ है, कौन कौन से रासायनिक तत्व, ठीक है, इनकी संरचना में भाग लिए हुए हैं, तो उसके बारे में हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। डीएनए भाई न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। ये आपको पता है बात कि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, सभी जीवित कोशिकाओं में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। अब ये मैंने आपको बताया था डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो डीएनए और आरएनए 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं भाई। देखिए, अधिकांश जीवों की कोशिकाओं में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। कौन होता है भाई आनुवंशिक पदार्थ? डीएनए होता है। कि जितने भी जंतु हैं, पौधे हैं, उन सब में तो डीएनए ही होता है। केवल कुछ प्राणी वायरस तथा सभी पादप वायरसों में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। यदि आरएनए की बात करें, आरएनए केवल वायरसों में ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, और वो भी किन में? केवल पादप वायरसों में। ठीक है भाई। तो देखिए आगे, यहाँ मैं आपको डीएनए के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ भाई, डीएनए, ताकि आपको डीएनए के बारे में डिटेल में हर चीज़ को पता रहे। कोशिकाओं में डीएनए की स्थिति का मतलब है कोशिकाओं में डीएनए किस जगह पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, उन्हें ये भी नहीं पता रहता कि भाई डीएनए होता कहाँ है। कोशिका के अंदर होता तो है, लेकिन होता किस में, कौन से कोशिकांग के अंदर डीएनए होता है, तो वो आपको यहाँ बता रहे हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए बैक्टीरियल गुणसूत्र तथा प्लाज्मिड्स के रूप में मिलता है। आपको पता है बैक्टीरियल कोशिका यानी जीवाणु कोशिका में केंद्रक तो होता नहीं है, उसमें नग्न डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नग्न डीएनए। वो गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है, जिसे हम प्लाज्मिड्स भी बोलते हैं। ठीक है भाई। यदि आप बात करें यूकैरियोटिक कोशिकाओं की, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए मुख्यतः केंद्रक के अंदर पाया जाता है, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है विकसित केंद्रक वाली कोशिकाएं, उनके अंदर संपूर्ण केंद्रक पाया जाता है। उसके अंदर गुणसूत्र के रूप में डीएनए उपस्थित होता है तथा जाल की तरह फैला रहता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक में भी पाया जाता है। अब यदि माइटोकॉन्ड्रिया और लवक की बात करें, तो जो कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होते, इसलिए उनमें भी नहीं पाया जाता। डीएनए की आकृति की बात करते हैं, तो डीएनए की आकृति होती कैसी है? देखिए, डीएनए भी 2 रूपों में पाया जाता है। एक तो होता है रेखाकार डीएनए, दूसरा होता है वृत्ताकार डीएनए। ठीक है, देखिए रेखाकार डीएनए क्या होता है? उदाहरण जैसे बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है? ये है वायरस, जीवाणु भोजी वायरस है, जो केवल जीवाणुओं पे ही हमला करता है और उसी में जनन करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। जीवाणु भोजी टैडपोल की आकृति का होता है, आपको पता है। तो डीएनए तथा कुछ प्राणी वायरसों के में भी डीएनए कैसे होता है? रेखाकार होता है, यानी सीधा धागे के समान सीधा डीएनए पाया जाता है। वृत्ताकार डीएनए की बात करते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं व कुछ वायरसों में तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, माइटोकॉन्ड्रिया में तथा लवक में, इन सभी में वृत्ताकार मतलब गोलाकार डीएनए पाया जाता है। ठीक है भाई। तो ये थी डीएनए की आकृति की बात कर रहे थे। अब बात करते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर की। तो देखिए, स्ट्रक्चर जैसी नोट्स में थोड़ी ऐसी ही होती है। ठीक है, इसमें थोड़ी नोट्स में प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी ये द्विकुंडलीकृत संरचना है, 2 हेलिक्स होते हैं इसके अंदर,
देखिए एक हेलिक्स तो ये हो रहा, एक धागा तो ये रहा, ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है अकेला। और इसकी बात करें तो ये स्टार्टिंग हो रही है यहाँ से इसकी, ये भी क्या है भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक श्रृंखला है ये भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए ये पूरा मिला करके एक डीएनए बनता है। डीएनए के अंदर 2 श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या क्या हुआ भाई ये, यानी द्विकुंडलीकृत, क्योंकि 2 कुंडलियां हैं 2 धागों के समान, द्विकुंडलीकृत पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, क्योंकि ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ये भी, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड होता है तो इसे भाई एकलक इकाई बोलते, जब 2 होते तो डाइमर बोलते, लेकिन जब संख्या ही अनगिनत है, बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, इसमें न्यूक्लियोटाइडों की संख्या बहुत ज़्यादा है। देखिए डीएनए की संरचना का वर्णन जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया तथा 1962 में शरीर क्रिया विज्ञान और औषधि क्षेत्र में भी मॉरिस विलिकन्स के साथ संयुक्त रूप से इन्हें क्या मिला भाई, डीएनए की इस संरचना को बताने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। तो ये बात आपको पता है भाई, यहाँ पे बता दी हमने, बहुत ही सरल शब्दों में हमने डीएनए के बारे में यहाँ आपको व्यक्त किया। अब आगे चलते हैं भाई। तो इन्होंने प्रस्तावित किया कि डीएनए अणु एक द्विकुंडलीकृत आकृति है। द्विकुंडलीकृत आकृति का मतलब होता है भाई 2 कुंडलियां हैं, अभी आपको मैंने भी बताई ये बात। इसकी संरचना सीढ़ीनुमा है। सीढ़ीनुमा होने का मतलब बीच में जो आपने देखे होंगे हाइड्रोजन बंध है, वे डंडों के समान संरचनाएं बनाए हुए हैं, तो ये सीढ़ीनुमा है। इसकी पार्श्व लड़ी यानी बराबर की जो लड़ी होती है टेढ़े एकांतर क्रम में फास्फेट और डीऑक्सीराइबोस शर्करा इकाइयों द्वारा बनी होती है, जिसमें बीच बीच में प्यूरिन और पिरिमिडीन हाइड्रोजन बंध द्वारा सीढ़ी का डंडा बनाते हैं। ठीक है भाई, हाइड्रोजन बंध है क्योंकि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड। तो देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दोनों लड़ियाँ एक दूसरे के ऊपर लिपटी रहती है, जैसे एक रस्सी में 2 पुंज होते हैं वे एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए रहते हैं ऐसे। नाइट्रोजन अक्सार एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 बंध, कौन से बंध, हाइड्रोजन बंध, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। तो आगे हम आपको इसकी डीएनए की रासायनिक संरचना के बारे में अब बताएंगे, क्योंकि अब बताना ज़्यादा उचित रहेगा, आपकी समझ में भी आ जाएगा। बताते तो पहले भी लेकिन वो इतना अच्छे समझ में नहीं आता, लेकिन अब और अच्छे से समझ में आएगा एक तरीके से। अब नई वीडियो में मिलेंगे हम आपको किसके साथ में भाई, इस डीएनए की रासायनिक संरचना के साथ में। तब तक आप इंतज़ार करेंगे हमारी नई वीडियो का। अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।